क्लास 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ना, देखो मैंने बहुत सारे अनसॉल्व पेपर्स करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और अगर आप वीडियो लिस्ट पे जाओगे और ऐसे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखना। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे इससे पहले हमने करा रखे थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के ना कई सारे लॉजिक हैं, लेकिन जो आसान होगा सबसे, जिसमें टाइम कम लगेगा, वही हम करेंगे। सम त्रिभाजित करती है, ठीक है, 3 हिस्सों में बांटती है। तो पहला बिंदु में दे रखा है 4 -1 और अगला बिंदु में दे रखा है ये। माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। आपको ये बिंदु निकालनी है पी और इसे क्यू मान लो, ठीक है, और इसे वी एक्स वाई मान लो। इसके निर्देशांक आपको निकालने। अगर मैं बात करूं पी बिंदु के लिए, देखो मैं एक बिंदु के लिए मैं करूंगा, दूसरे बिंदु के लिए आप खुद कर लेना, आइडिया लग जाएगा। अगर मैं पी बिंदु के लिए बात करूं, ठीक है, पी बिंदु के लिए अगर मैं चित्र बनाता हूं तो इधर एक टुकड़ा है, इधर 2 टुकड़ा है, इधर एक टुकड़ा है और इधर 2 टुकड़ा है कि नहीं। सो M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2। बाकी दोनों में x1 y1 सेम रहेंगे कि x1 है, ये y1 है, b ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये चीज़ आगे समझ में। अब देखो बेटा, क्योंकि ये बिंदु निकालना है p मुझे, ये वाला है ना, यहीं पर बिंदु p है, तो विभाजन सूत्र लगेगा इसमें। विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है सूत्र, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 है कि नहीं। सो m1 कितना है बेटा 1, x2 है -2, m2 है 2, x1 है 4, 1 + 2 m1 + m2 ना, 4 दूनी 8 -2, तो यह आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमारा x का मान आ गया 2। ऐसे ही y का मान निकालेंगे, m1 y2 m2 y1 m1 + m2, ये सूत्र होता है। सो m1 का मान कितना है हमारे पास, m1 का मान है 1, y2 का मान कितना है हमारे पास -3, m2 का मान है 2 और y1 का मान है बेटा कितना -1। m1 + m2 -3 -2, सो आंसर आ जाएगा -5/3। तो बिंदु P क्या आ जाएगा बेटा 2, -5/3। सम त्रिभाजित का मतलब समझ गए थे ना, 3 समान हिस्सों में बांटते हैं। तो अब ये मुझे Q बिंदु निकालना है। अब Q बिंदु निकालोगे तो बेटा इधर 2 टुकड़े, तो M1 हो जाएगा 2 और इधर एक टुकड़ा M2 हो जाएगा 1। बाकी x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे, बदलेगा क्या, सिर्फ M1 और M2। और उसी तरीके से x और y निकालना जैसे अभी हमने निकाला है, ठीक है। चित्र बना लेना, M1 की जगह 2 आएगा, M2 की जगह 1 आएगा, ठीक है। सॉल्व करके बताओ कि आपका Q कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं बेटा वो मैं नहीं कराऊंगा, उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते त्रिभुज ABC में जो B कोण है वो C कोण का दुगना है, ठीक है। B का सम द्विभाजक AC को D पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि BD/DA किसके बराबर है, BC/DE के बराबर है। आपको चित्र दे रखा है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 चित्र हमें दे रखा है। चित्र एक बार बना भी लेते हैं दोबारा से। ये हमारा D बिंदु है और C, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है BEC। जो दिया है उसे लिख लो। क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है कि जो कोण B है वो C का दुगना है। ये जो B कोण है ना, टोटल अगर देखा जाए तो इसका डबल है, ये डबल है, ठीक है। और AC को D क्या करता है, सम प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, सम द्विभाजक है वो, ये भी दे रखा है ना। हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि जो बी डी बट्टा डी है किसके बराबर है, बी सी बट्टा बी ए के बराबर है कि नहीं। जो दिया है और जो सिद्ध करना है उसको प्रॉपर वे में हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है। अगर आप देखो चूंकि करके लिख सकते हैं ना, ये जो बी है कोण है वो सी का दुगुना है। अगर मतलब इस कोण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सी से इसका डबल है ये, ठीक है। अगर डबल है तो इसका ये समद्विभाजक आ रहा है। चूंकि बी डी समद्विभाजक है, अगर समद्विभाजक है तो इस कोण को भी वो दो समान हिस्सों में बांट रहे हैं कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब वो कि जो कोण सी है वो इस कोण के बराबर है। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ सी बी डी, कोण सी बी डी के बराबर है, लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अब देखिए अगर ये चीज़ है तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम बी सी डी त्रिभुज में लिखें, बी सी डी त्रिभुज में आ जाए, ये कोण और ये कोण तुमने बराबर दिखा दिया, ठीक है। और ये संगत भुजा है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा कि जो सी डी भुजा है वो किसके बराबर आ जाएगी, बी डी भुजा के बराबर आ जाएगी। बेटा अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आगे हमने चल के यूज़ करेंगे। अब देखो त्रिभुज में आ जाओ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1 नंबर मान लेता हूँ। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ओके। चूँकि बी डी बी का समद्विभाजक है ना, ये जो बी डी है इस बी कोण का समद्विभाजक है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, समद्विभाजक है ना ये बी डी, तो क्या होगा, देखो एक नियम लगता है इसमें नियम क्या लगेगा कि जो बी सी है, बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंदर बी सी बट्टा बी ए, मतलब ये वाला रेखा और ये वाला रेखा का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाएगा बी डी, या बी डी नहीं, यहाँ से आएगा सी डी बट्टा डी ए के बराबर, ठीक है। ये वाला और ये वाला अनुपात बराबर आएगा सी डी बट्टा डी ए, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आ गया, यहाँ लिख देना त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, बी सी बट्टा बी है, ठीक है। फिर प्रूफ करना है बी डी बट्टा डी है, ठीक है। बी डी बट्टा डी ए प्रूफ करना है, सी ए क्यों लिख दिया, यहाँ डी ए है, ठीक है। तो सी डी के जगह पर तुम क्या रख सकते हो, बी डी रख सकते हो। तुम्हें सी डी नहीं चाहिए यहाँ पर, चूँकि सी डी की जगह पर क्या है, बी डी है, वो उठा कर यहाँ रख दो। तो बी सी बट्टा बी ए, ये आ जाएगा बी डी बट्टा डी ए, और तुम्हें यही प्रूफ करना था, ठीक है। हैंस प्रूफ्ड, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के एक जीवा के शिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है। सो देखिए 24वां नंबर, तो चित्र बनाते हैं। पहले क्या बोला गया है, एक वृत्त है, ये वृत्त है। क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की एक जीवा, ये हमने जीवा ले ली, ठीक है। जीवा के शिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इसके शिरों पे अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये हमने स्पर्श रेखा खींचा और ये स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है, जीवा से समान कोण बनाती है। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये चीज़ तो आ गई, अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए। अब नाम दे दो बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, सेंटर को नाम दे दिया ओ। अब इससे अगर इसको मिलाओगे, कि मिलाया हमने इससे इसको,
तो ये बेटा क्या है, आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये रेखा है। तो अगर दो संगत भुजा बराबर हैं तो ये संगत कोण भी बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। हमें बस सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी कोण है किसके बराबर है, ए सी बी के। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चूँकि देखो ये जो ओ सी है और ये जो ओ बी है वो दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है, संगत भुजाएं बराबर है तो ये संगत कोण बराबर होगी। अगर ये थीटा लोगे तो ये भी थीटा हो जाएगी। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ओ बी सी कोण, ओ बी सी बराबर होगा ओ सी बी के। ठीक है, अगर उसको हमने क्या माना, थीटा माना, जो चित्र में आपको दिख भी रहा है। ठीक है, ये कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट में क्या लगा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। चूँकि प्रमेय 10.1 से ए सी, ये वाला जो एंगल होगा ना ए सी ओ और एंगल ए बी ओ, दोनों के दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, है कि नहीं, 90 डिग्री होगा। सो देखो बेटा ए बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी ओ को ए सी बी लिख सकता हूँ, इस कोण को ए सी बी प्लस, देखो इतना प्लस इतना प्लस थीटा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी सी और प्लस थीटा। दोनों तरफ थीटा, थीटा से थीटा कट गया तो ए सी बी किसके बराबर आ गया, ए बी सी के। यही तुम्हें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, है ना। ये लिख दोगे। करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैंने आपको वही बताया। ठीक है, करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमने उससे किया ही नहीं, हमने जो आसान है वही से किया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपको आता भी होगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं किया वो करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक लंब वृत्तीय शंकु के 8 सेंटीमीटर ऊंचा और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। एक लंब वृत्तीय क्या है, शंकु है। ओके, शंकु था यार, हमने क्या बना दिया, सॉरी। एक लंब वृत्तीय शंकु है, ये हमने शंकु बनाया। उसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है, तो गोले का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर रखा है, जो लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसे भी नहीं करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। इस पे आ जाओ, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, बट करेंगे हम। देखो बेटा, मैंने इस क्वेश्चन को जो वीडियो में लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया, ये भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ये भी करा रखा है, इस क्वेश्चन को भी करा रखा है। ठीक है, तो जो करा रखा है, और 29 ये क्वेश्चन भी उसी मॉडल पेपर में था, तो इसे भी हमने करा रखा है। ठीक है, मॉडल पेपर का मतलब पेपर में ही था पूरा ये सब क्वेश्चन, तो ये सब करा रखा है। ये और ये नहीं करा रखे हैं, ये तो एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी हम कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
और ये 26वां तो हर साल आता है। तो 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, देखो एक दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और ये रेलगाड़ी है आपकी, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है, ठीक है, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने कहा रखा वो उस वीडियो का टाइटल है सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपको पता ही है समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बट्टे चाल। प्रथम स्थिति में, अगर प्रथम स्थिति में देखा जाए तो कह रहे हैं कि जो समय है t1, दूरी तो वही है, नॉर्मल चाल से चल रही है। द्वितीय स्थिति में आठ किलोमीटर घंटा कम होती है, तो उसे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो t2 पहले वाले की तुलना में अगर 8 किलोमीटर जो चाल है वो कम हो जाए, ठीक है, ये दूसरा समय है आपके पास, तो ये 3 घंटा समय ज़्यादा लगती है। मतलब समय की बात करें तो इसके पास 3 घंटा समय ज़्यादा है। अगर t2 में से t1 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 3 आएगा प्रश्नानुसार। लॉस वाले लेंगे, ठीक है, 3 से काट सकते हो। 3 कम 3, 3 छंग 18 पे 0, तो ये गुणा हो जाएगा x² माइनस के 8x बराबर 8 0 0, 8 छंग 48, 8 1 कम 8 और 4 12। ये द्विघात समीकरण, अब इसको हल करने में हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी दो संख्या लेने जिनको गुणा करने पर इतना है और घटाने पर 8 है, ठीक है। सोचो ऐसी दो संख्या क्या कौन होगी जिनको अगर आप गुणा करते हो, ठीक है, तो 1280 आता है और घटाते हो तो माइनस के 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जब आपको ना मिले तो आपको क्या करना है, सोचना है, ठीक है, क्या करें कि बात बन जाए, सोचना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमने गुणनखंड कर लिया था, जब नहीं मिलता है तो गुणनखंड करते, तो वो तो संख्या 40 और 32 होगी, 40 में से 32 घटाओगे 8 आ जाएगा, है ना। तो अब हम हल करेंगे, यही हम हल कर देते बगल में, तो x² माइनस के 40x प्लस के 32x हो जाएगा, और यहाँ से 1280, ठीक, यहाँ से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ आएगा और यहाँ से 32, जो 2 बार है हम उसे 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। एक बार x प्लस 32 को 0 मानेंगे तो प्लस के 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 32, चाल कभी माइनस में नहीं होती तो ये अमान्य हो जाएगा। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो जो रेलगाड़ी की एक समान चाल होगी वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन होगा आई थिंक। करने के लिए कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है, कर देता हूँ। कह रहे लंबाई को 5 एक वर्ग है, सॉरी क्या है, एक आयत है, एक वास्तविक आयत है जिसकी लंबाई आपने क्या मानी है x और चौड़ाई आपने मानी है y, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
लंबाई गुना चौड़ाई एक्स का ही होगा। लंबाई को 5 मात्रा घटाने पर ठीक है, और चौड़ाई को 3 मात्रक बढ़ाने पर, जितना था उसमें से 3 मात्रक मैंने बढ़ा दिया, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो ये आ जाएगा 3x फिर xy माइनस के 15 माइनस के 5y, ठीक है। तो समीकरण नंबर इसको 1 मानो। फिर क्या बोल रहे हैं, जो नया क्षेत्रफल आता है ना, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मात्रक कम हो जाता है। 9 वर्ग मात्रक क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, यानी कि ये बड़ा है। ये 9 वर्ग, जब नया क्षेत्रफल का ऐसा कुछ करने पर ना, इसका क्षेत्रफल का मान 9 वर्ग कम हो जा रहा है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है। बड़े में से छोटा घटाओगे तो अंतर कितना आएगा, 9 आएगा प्रश्नानुसार। बड़े में से छोटा घटाना है, तो एक्स वाई से एक्स वाई घटाओ, माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस के 5y माइनस माइनस प्लस के 15, इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 15। समीकरण नंबर 1, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या बोला गया, यदि नई लंबाई को 3 मात्रक बढ़ा दें, नई चौड़ाई और चौड़ाई को भी 2 मात्रक बढ़ा दें, तो नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो गुणा करो xy प्लस के 2x 3y 3 दूनी 6। तो आयत की लंबाई मतलब, तो इसका क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, मतलब ये करने पर इसका बढ़ जाता है, मतलब की बार ये बड़ा है और ये छोटा है स्टार्टिंग में। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या करना, पर ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67 आएगा। कटाइए, पहले वाले पे कुछ गड़बड़ किया हमने, पहले वाले शर्त में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कितना था बेटा कि क्षेत्रफल 9 में आता है, इधर हमने 9 लिखा ही नहीं था, ये देखो बराबर रख के छोड़ दिया था मैंने, ध्यान लगाया नहीं। तो माइनस के 9 इधर के प्लस का 9 हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस का ही था, तो ये 9 प्लस का था, माइनस का 15 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। अब सही है, ठीक है ना। 2x प्लस के 3y प्लस के 6 इधर के माइनस का होगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। इसको और इसको विलोपन विधि से हल करो और हमें आप आंसर कमेंट करके बताओ कि x कितना रहा, y कितना है। x आपकी लंबाई आएगी, y आपकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है, आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये सब हमने ऑलरेडी करा रखा है, जो टिक किए हैं, इसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन सुपर 30 क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो मैं फटाफट कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी मैंने बहुत बार करा रखा है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण इतने और इतने हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक नॉर्मल भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, और यहाँ पर एक बहुमंजिल भवन है बहुत ही लंबा, ठीक है। सो इसके समांतर लेना पड़ेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल, ये शिखर एवं तल के जो अवनमन कोण है वो कितने हैं, 30 हैं, और कितने 45 हैं अवनमन कोण। इस शीर्ष और तल यहाँ पर कितना होगा बेटा, 45 होगा, ठीक है। ये बोला गया हमें,
ओके, सो देखो अगर ये 8 है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी है। बहुमंजिल की भवन ऊंचाई की कैसे मिलेगी, जब ये ऊंचाई हमें मालूम हो जाए और उसमें जब हम 8 जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिलेगा, है ना। तो नाम दे दो A B C D E। इस ऊंचाई को मैंने h माना है और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों का मान सेम है ना, इसको हमें x माना। ठीक है, सो देखो पहले वाले में आ जाओ। दो समकोण त्रिभुज बनते हैं और उसको हल करना होता है, हमें हमारे आंसर मिल जाते हैं, ये जानते ही हो। सो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज EBD में। ये फिलहाल पता है और ये चाहिए भी अपन को, तो BD बट्टा ED। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मान है 45। BD का मान क्या होगा, h प्लस 8। और ED को हमने x माना है। tan 45 का मान है 1 के बट्टे में 1 ले लो, तिरछे गुणा करो, ये हमें पहला समीकरण मिला। अब आ जाओ त्रिभुज ACB में, ये निकालना है और ये भी पता ही है, इनमें संबंध निकाल दें तो BC बट्टा AC। वही कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा आपकी बार कितना है 30। BC का मान h, AC का मान x। tan 30 का मान 1 बट्टे √3, तिरछे गुणा करेंगे √3h, ये x आ गया। x के मान को उठाकर यहाँ रख दूँ, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो देखो √3h 8 प्लस h, आज इधर आके क्या हो जाएगा, h प्लस का माइनस हो जाएगा, h उभयनिष्ठ आ जाएगा, h 1 का 5। तो अंडर ये चीज़ गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगी। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ते तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, है ना। सो ऊपर आ जाएगा आप a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, और 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 चौके। तो h का मान आ जाएगा 4 √3 माइनस की 1, ठीक है। और h का मान तुम यहाँ उठा कर रख दोगे तो x का मान आ जाएगा √3 3, 4 से गुणा करो 3 चौके 12 √3। तो ये x का मान आएगा, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों भवनों के बीच की दूरी इतनी आ गई। और बहुमंजिल की ऊंचाई 8 प्लस h था, देखो 8 तो है, h का मान क्या है 4 √3 माइनस के 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 √3, 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 उभयनिष्ठ ले लो, ये दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। ये बहुमंजिल की ऊंचाई होगी और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी, ये आपको निकालना था, आराम से हो गया। अब बाकी सारे तो कर ही रखे हैं, सुपर 30 वाले वीडियोस में देखने को मिल जाएगा आपको। 30वें क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन इतना है, समस्त बारंबारता का योग 50 है। ये जो F1 और F2 पता नहीं है, इनके मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, और फिर यहाँ x आता है और फिर यहाँ पर fx आता है, क्योंकि बात हो रही है किसकी, माध्य की। और माध्य निकालने का सबसे आसान विधि क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि, तो वही हम लगाएंगे। वर्ग अंतराल हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। f जो दे रखा है हमें दे रखा है 5, फिर F1, फिर 10,
फिर F2, फिर 7 और फिर 8। ये 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। और x का मान अब निकालने जानते ही हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, और सब में 20-20 का अंतर है, 20 भी जोड़ते जाओ। 30, 50, 70, 90 कितने हैं, 3, 3, 6 और 90 में 20 जोड़ा 110। ठीक है, fx की गुणा करनी है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि सिग्मा f जो है आपका टोटल वो कितना है, 50 है। बारंबारता का कुल योग 50 है। ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे हम। fx निकालते हैं पहले। 50 हो जाएगा, यहाँ से 30 f1, यहाँ से हो जाएगा 500, यहाँ से हो जाएगा 70 f2, 9 7 63, 11 8 88। ठीक है, अब आपको पता ही है माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f होता है कि नहीं, ये सूत्र प्रत्यक्ष विधि में। तो ये संख्याओं को पहले जोड़ लो, 0 0 0 0 0, 8 और 3 11। ठीक है, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 का 6 हासिल लगा दो, 8 और 6 14, 14 और 2 16, और यहाँ से आ जाएगा प्लस के 30 f1 प्लस के 70 f2। ठीक है, और इधर आ जाओ, 5 10 15, 15 और ये 15। ठीक है ना, 30 30 प्लस f1 प्लस f2। ओके, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? सो यहाँ से देखो, चूँकि माध्य की बारंबारताओं का कुल योग 50 है, यानी कि इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, आपको तो f1 और f2 ही निकालने, कितना है 50। तो f1 प्लस f2, ये 30 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। तो ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, माध्य में क्या दे रखा है, 62.8, ये यहाँ रख दो। fx हमें ये मिला है, थोड़ा सा अजीब है लेकिन है। और सिग्मा f जानते ही क्वेश्चन में बोल रखा है कि टोटल सिग्मा f कितना है, 50 है, तो 50 हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम तिरछे गुणा करेंगे। कैलकुलेशन भाई बहुत है इसमें, है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 62.8 इंटू 50, और इधर है ये चीज़ 30 f1 70 f2। ओके बच्चों, गुणा करो, 5 8 40 कैरी 4। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 5 6 30 और 1 31, पीछे से ये 0.1 स्थान के बाद। ठीक है, यानी कि 3014 140 है, और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। बस f1 और f2 में 2 समीकरण मिल जाए, हल कर देंगे विलोपन विधि से। तो 0 से 0 घटाएंगे 0। ठीक है, और यहाँ हासिल लेगा, देखो मैं प्रॉपर लिखता हूँ, 3140 में से हमको माइनस करना है 66 ये। ठीक है, 0, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 0 बचा, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1480 आएगा, और इधर है 30 f1 प्लस 70 f2। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लो। तो मुझे इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 30 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से। तो ये वाला तो ऐसे लिख दो, 30 f1 प्लस 70 f2 बराबर 1400। ये इसमें 30 से गुणा करो, ये आ जाएगा 30 f1, गुणा जो बराबर बढ़ाने होते हैं, 30 f2, और 3 दूनी 6। ठीक है, पीछे से 2 0, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। 70 में से 30 घटाओगे 40 आ जाएगा, 0 8
14 में से 6 घटाओगे कितना जाएगा 8। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो F2 का मान कितना आ गया 22। F2 का मान यहाँ रख दो, चूँकि F1 प्लस F2 का मान क्या था 20, तो F1 F2 का मान आया 22। अरे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज माइनस में आ रही हैं, ऐसा हो रहा है क्या। तो F1 का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 22 इधर का माइनस का 22 होगा, तो F1 का मान माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आराम से बना दिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना गाइस प्लीज़, और वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करके ज़रूर देखना। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सुपर 30 वाला जो वीडियो बनाया है मैंने उस पर मिल जाएगा आपको।